तो कोई पिक्चर कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है उसका अंदाज़ा हम लोग रेस 3, कलंक, धाकड़, किसी का भाई किसी की जान और शमशेरा जैसी पिक्चर को देख के हम लगा सकते हैं। बेसिकली ये पिक्चर भी बॉलीवुड के लिए एक कलंकी साबित हुई थी। आज हम एक ऐसी कलंकित पिक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये कलंकित पिक्चर बॉलीवुड की ना होके हॉलीवुड की है, जो कि हाल फिलहाल में ही 3 हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी। ये बेसिकली स्पाइडर यूनिवर्स की पिक्चर है, तो इसको प्रेजेंट किया है सोनी पिक्चर्स वालों ने। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए हुए इस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ में मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो मैन। तो अगर बात करें इस मूवी के प्लॉट के बारे में, तो इस वाली मूवी के अंदर हम देख सकते हैं इज़ेकिएल सिम्स, जूलिया कारपेंटर, एनिया कोराज़ोन और मैट फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा हुआ है। और यहीं पे दूसरी तरफ कैसेंड्रा, जो कि मैडम वेब खुद है, वो इन 3 लड़कियों को इज़ेकिएल सिम्स से बचाने की कोशिश में लगी रहती है। कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो गया ना। चलो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस मूवी की स्टार्टिंग होती है 1973 के अंदर, जिसमें कि दिखाया गया कि कॉन्स्टेंस वेब, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, और वो अपने इन्फेंट बेबी को बचाने के लिए पेरू के जंगलों में जाती है, मतलब बेसिकली अमेज़न के जंगलों में जाती है। वहाँ पे जाके एक स्पाइडर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, तो उसको वहाँ पे एक स्पाइडर मिलता है। और उस स्पाइडर के अंदर एक इनबिल्ट फीचर ये था कि उसके अंदर अच्छी खासी हीलिंग प्रॉपर्टी थी। तो उस हीलिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो अपने इन्फेंट बेबी को बचा सकती थी, जिसे न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है। बेसिकली इसको फिजिकल डिजीज़ होती है, और इस बात की जानकारी उसको एक कंसल्टेंट डॉक्टर देती है। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि जो इज़ेकिएल सिम्स है वो अपने पार्टनर कॉन्स्टेंस वेब के साथ गद्दारी करता है, और वहाँ से जो स्पाइडर होता है वो उसको लेके चला जाता है। और यहाँ पे इज़ेकिएल सिम्स कॉन्स्टेंस वेब को तड़पता हुआ मरता छोड़ देता है। फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ ट्राइबल पीपल आए हैं, जिनके पास स्पाइडरमैन जैसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब कि उनके पास ऐसे इनबिल्ट फीचर है। तो ये ट्राइबल लोग कॉन्स्टेंस वेब को एक केव के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे जाके कॉन्स्टेंस वेब को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी बेटी ही बच पाती है और कॉन्स्टेंस वेब मर जाती है। फिर ये मूवी रोल होती है 2003 में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसेंड्रा वेब, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो अब पैरामेडिक्स बन चुकी है, जिसका काम है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की सहायता करना एम्बुलेंस में जाके। तो एक एक्सीडेंट के दौरान जब वो लोगों की मदद कर रही होती है कार से निकलने में, तो वो कार के अंदर ट्रैप हो जाती है और वो गाड़ी सीधी नदी में गिर जाती है। अब नदी में गिरने के बाद उसको थोड़ी बहुत शक्तियाँ मिलती हैं, और इन शक्तियों की वजह से अब वो विजन्स देख पा रही है। विजन्स मतलब कि फ्यूचर को देख पाती है, और इन्हीं विजन्स की वजह से वो इन 3 दोबारा से लड़कियों को देख पाती है, जिनके पीछे इज़ेकिएल सिम्स पड़ा हुआ है। अब वो ये चाहती है कि इन 3 लड़कियों को बचाया जाए इज़ेकिएल सिम्स से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। और हाँ, ट्विस्ट अब ये आ गया है, यहाँ पे इज़ेकिएल सिम्स के पास भी स्पाइडरमैन जैसी शक्तियाँ हैं। हाँ, उसके पास स्पाइडर वेब शूट करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास में लॉन्ग जंप करने की शक्ति है, एंड्योरेंस की शक्ति है, और वो भी फ्यूचर को देख सकता है, जैसे कि मैडम वेब देख सकती है, सेम टू सेम। तो इस पूरी मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि इज़ेकिएल सिम्स इन 3 लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार इज़ेकिएल को ये सपने आते हैं कि ये 3 लड़कियां मिलके एक दिन उसको मार देंगी, और मैडम वेब इन 3 लड़कियों को बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब वही हिसाब है कि तुम डेविल के पीछे और डेविल तुम्हारे पीछे, इट्स टू मच फन। तो इसी के बाद में कैसेंड्रा वेब अब पेरू के जंगलों में जाती है, उसी जंगल में जाती है जहाँ पे उसकी मॉम ने रिसर्च करी थी और स्पाइडर को डिस्कवर किया था। वहाँ पे जाके उसको वही ट्राइबल लोग मिलते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, और कैसेंड्रा को उसी केव के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। फिर इसी के बाद में वो अपनी पावर को थोड़ा बहुत और ज़्यादा एक्सप्लोर करती है, और फिर मूवी के एंड तक आते आते वो अपने पावर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाती है, और इसी के बदौलत वो उन लड़कियों को इज़ेकिएल सिम्स से बचा पाती है, और साथ में इज़ेकिएल सिम्स से भी छुटकारा पा लेती है। मूवी के क्लाइमेक्स के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि इज़ेकिएल सिम्स और कैसेंड्रा वेब, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और बेसिकली कैसेंड्रा नदी के अंदर गिर जाती है। और वहीं पे जब फायरवर्क्स आतिशबाजियाँ हो रही होती है, तो उन्हीं आतिशबाजी में से एक पटाखा उसकी आंखों में लग जाता है और वो ब्लाइंड हो जाती है। मतलब क्या लेम सी यार ये एंडिंग कर दी इन लोगों ने, मतलब समझ में नहीं आया मुझे कुछ। और एकदम एंडिंग में आके हमें ये पता चलता है कि ये ब्लाइंड हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है और कुछ देख नहीं सकती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ देख सकती है। मतलब ये हर एक पॉसिबल फ्यूचर को देख सकती है अंधी होकर भी। तो उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ आ जाती है। और जो 3 लड़कियाँ थी जिनका स्पाइडर गर्ल्स बनने का टाइम था, जो कि 3 मिनट से ज़्यादा का मुझे दिखा नहीं इस पूरी मूवी के अंदर, तो वो उन 3 लड़कियों को बताती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर भी देख सकती हूँ
और समय आने पर मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी इविल और या फिर बुराई से लड़ने के वक्त में। तो बस इतना ही था इस पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। बात करें अगर इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं एस.जे. क्लार्कसन और इन्होंने 32 से ज़्यादा टीवी सीरीज़ के एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी मूवी को डायरेक्ट नहीं कर पाए, या फिर कह सकते हैं नहीं कर पाई। 3 से 4 स्क्रीन प्ले राइटर्स होने के बावजूद भी इस मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं हो पाया। और अगर हम बात कर ही रहे हैं राइटर्स के बारे में, तो ये लोग भी उस स्ट्राइक में शामिल थे जब पूरी दुनिया के राइटर्स स्ट्राइक पे चले गए थे एआई के खिलाफ में और इनकी सैलरी को बढ़ाने के चक्कर में। आई होप कि इस मूवी के बाद में उनकी सैलरी यार बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ी तो फिर ऐसी ही मूवी हमें बार बार देखने को मिलती रहेंगी। IMDb पे इसकी रेटिंग 3.7 है आउट ऑफ 10। मैं बेसिकली इन रेटिंग्स पे बिलीव करता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई जब तक तुम खुद ही एक्सपीरियंस करके ना समझ लो उसके बारे में, तब तक कोई भी रीजन बनाना, किसी और के रिव्यू के हिसाब से चलना बेकार ही है। तो इसीलिए मैंने जहर का घूंट पिया और आपको ज़रूरत नहीं है इस मूवी को देखने के लिए, मैंने देख लिया, उतना ही बहुत है। आप लोग 2 घंटे चैन से बिग बॉस देखो लूप पे, वही अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और मैं फालतू में भाई मूवीज़ को इतना बेकार मूवी कह रहा था, वो तो इससे ज़्यादा अच्छी है। अब उम्मीद मुझे ये है कि क्रेवन द हंटर आने वाली है, वो कैसी मूवी रहने वाली है और डेवलपमेंट क्या क्या होने वाली है इसके अंदर में, क्योंकि इस मैडम वेब के अंदर ना ही तो हमें कोई मिड क्रेडिट सीन दिखाए गए, ना ही कोई पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए। लगता है सोनी वालों को भी समझ में आ गया है कि भाई इस मूवी का सीक्वल नहीं बनना चाहिए, इतनी बेकार मूवी है ये। तो अगर बात करें इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर हमें डकोटा जॉनसन, स्वीडन सिनी, सेलेस्टी ओकॉनर, इजाबेल मर्सेड, ताहर रहीम, ये सब शामिल है। और अगर बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो इस मूवी का प्रोडक्शन बजट था $80 मिलियन US। और अभी तक विकिपीडिया की माने तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है $92 मिलियन का। तो स्पाइडर यूनिवर्स की मैडम वेब को सबसे पहले कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 210 इशू नंबर में, और इसे पब्लिश किया गया था 1980 नवंबर के अंदर। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमिक वर्जन में मैडम वेब को अलग बनाती है और फिल्म वर्जन के अंदर अलग बनाती है? तो हमें सबसे पहले ये दिखाया गया है कि इनका जन्म ही ऐसे हुआ था कि ये पैरालाइज थी, इनको पावर्स मिली हुई थी, ये ब्लाइंड थी और साथ ही में इनके पास टेलीपैथिक और फ्यूचर को देखने की क्षमता है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और साथ में कॉमिक बुक्स के अंदर में दिखाया गया है कि जूलिया कारपेंटर से इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशंस था। और कॉमिक बुक्स में क्योंकि मैडम वेब के पास फ्यूचर को देखने की पावर थी, तो इनको सारी बातें पता ही थी। इनको ये भी पता था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर। तो वहीं हम मैडम वेब को मूवी के अंदर देखते हैं कि इनका जन्म तो अलग से ही हुआ है, बाकी इनको जो पावर्स हैं वो इनको एक एक्सीडेंट के तहत मिली है, ना कि इनको बॉर्न होते ही मिली है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो आइए अब इस बारे में बात करें कि ऐसी कौन सी बात है जो इस मूवी को इतना ज़्यादा बैकवर्ड ले जाती है। तो सबसे पहले इसका अनइंटेंशनल कॉमिक सीन्स, मतलब कि तुम यार ज़बरदस्ती ही कॉमेडी सीन करने की कोशिश कर रहे हो, डायलॉग डिलीवरी सही नहीं है और वहीं पे तुम कॉमेडी को लेके चल रहे हो। तो अगर हम बात करें इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, तो वो है इसके एक्शन सीन्स। इसके एक्शन सीन्स उतने ही बेकार है जितने की कलंक की स्टोरी राइटिंग थी। और तीसरा मुझे तो सबसे बेकार पॉइंट लगा इसमें, वो लगा इज़ेकिएल की डेथ। मतलब यार ऐसा क्या भाई, इज़ेकिएल के पास में भी तो स्पाइडरमैन जैसी पावर्स थी ना, उसके बाद भी तो फ्यूचर देखने वाली पावर थी जैसी मैडम आपके पास में थी, लेकिन फिर भी यार वो आतिशबाजियों के चक्कर में मारा गया। ये कोई बात है करने की? ऐसा थोड़ी होता है यार। इज़ेकिएल सिम्स की डेथ को अच्छे से प्लान कर सकते थे और अच्छा खासा फाइटिंग सीन्स के बाद में इज़ेकिएल सिम्स को अच्छी खासी मौत दे सकते थे और दिखा सकते थे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, तो बस यार इतना ही है इस पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस पिक्चर को देखा है, क्या उनको उनका रिफंड वापस मिल सकता है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देखी थी मूवी और फिर मुझे अब आके बोल रहे हैं कि यार ये कोई बात है, पैसे ले लिए हमसे इतने ज़्यादा और दिखाया कुछ भी नहीं। तो बस यार इतना ही है इस पूरी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप बीइंग ऑसम, कीप बीइंग सेक्सी, कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल्सो बाय बाय।